नमस्ते बच्चों। कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा पाठ के 2 भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा भाग। पहले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नमक का दरोगा में कि नमक का नया विभाग बनने के कारण उस पर कर लगा दिया गया था और बहुत सारे लोग उसका काला बाजारी करने लगे, उसका संग्रह करके इकट्ठा करने लगे, जिनमें से एक आलोपी दीन भी था जो नमक का संग्रह करके बाद में उसे काला बाजारी में यानी कि ज़्यादा रेट पर बेचता था। इसी दौरान एक व्यक्ति वंशीधर जो कि दरोगा के पद पर नियुक्त हुए और वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने आलोपी दीन को नमक की काला बाजारी करते हुए उसकी गाड़ियों को पकड़ लिया था। रिश्वत देकर वो छूट जाना चाहता था तो उसने रिश्वत के लिए उसे 1,000 से लेकर 40,000 तक बारी बारी से देने की कोशिश करी, लेकिन वंशीधर किसी भी हालत में रिश्वत लेने को तैयार नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और उसे जेल ले गए। तो इसके बाद पंडित आलोपी दीन को जब हथकड़ियाँ लग गई, जब उसे वंशीधर ने पकड़ लिया और दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन एक अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ डाले हुए, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे गुस्सा, क्षोभ मीन्स होता है गुस्सा, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले। पुलिस में जब करा गया उसे तो उसे अदालत ले जाया गया। अगले दिन एक आलोपी दीन एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उसका उस एरिया में बहुत नाम था, बहुत इज्जत थी, इससे उसे लज्जा हो रही थी क्योंकि वो हर काम रिश्वत देकर अपना निकलवा लिया करते थे। उन्होंने चाहे तो अदालत के न्यायाधीश हैं, जज हैं, वकील हैं, उन्होंने सबको अपनी रिश्वत से अपने पैसे से खरीद रखा था क्योंकि उनका मानना था कि लक्ष्मी जो है हर तरफ जो लक्ष्मी का ही बोलबाला होता है, लक्ष्मी के क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली बार था जो वंशीधर ने उससे रिश्वत ना लेकर उसे हथकड़ियाँ लगा दी थी, तो इसलिए वो लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थे। जब उन्हें अदालत ले जाया जा रहा था तो सारे शहर में हलचल मच गई। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। कहने का अभिप्राय ये कि लोग हैरान हो गए कि इस तरह का व्यापारी जो अपना हर काम पैसे से निकलवा लेता था, आज ऐसा क्या हुआ कि उसे हथकड़ियाँ लग गई। और लोग इस चीज़ को देखने के लिए कोई तो छतों पर चढ़ गए, कोई गलियों में आ गए, यानी कि लोग ही लोग दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि पता भी नहीं चलता था कि छत कौन सी है और बीच में दीवार है या फिर नहीं है। किंतु अदालत में पहुंचने की ही देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के शेर थे। अगाध वन के शेर यानी कि अदालत रूपी, अगाध वन किसको कहा गया है? अदालत को। अगाध रूपी वन के जो थे वो शेर थे। क्यों शेर थे? क्योंकि वो अपना हर काम पैसे देकर निकलवा लेते थे और अदालत में जो लोग होते हैं वो तो आपको पता ही है आजकल वकीलों का क्या हाल होता है कि रिश्वत ली और सच्ची बात को भी वो झूठा बना देते हैं। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, वकील, मुख्तार, आज्ञापालक और चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। बिना मोल के अर्थात वे इन सब को उन्होंने अपने नीचे कर रखा था, उसे अपने रिश्वत के बोझ के नीचे दबा रखा था। कौन कौन? अधिकारी वर्ग, जितने भी अधिकारी थे वो सब उसकी रिश्वत के नीचे दबे हुए थे। उनके भक्त यानी कि उसके जो सपोर्टर थे, वकील इत्यादि, यहाँ तक कि मुख्तार यानी कि जो कि उसकी मुखबरी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो उसकी गवाही देने वाले थे। गवाही वालों को तो वैसे ही पैसों से ख़रीदा जा सकता है आजकल,
तो चपरासी चौकीदार सब उसके गुलाम बने हुए थे एक पैसे की वजह से। यहाँ वंशीधर बेचारा अकेला था। उसके पास सच्चाई के अलावा और कोई भी सबूत नहीं था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे कि आलोपीदेन ने यह कर्म किया, क्योंकि वो ये तो इस चीज़ के हैप्चुअल थे, उन्हें पता था कि आलोपीदेन किस तरह के काम करता है, बल्कि इसलिए वे हैरान थे कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। इतना चुस्त चालाक आदमी कानून के पंजे में पड़ा तो आया कैसे। बड़ी तत्परता से इसको रोकने के लिए वकीलों की एक सेना इकट्ठी की गई। किसको रोकने के लिए? आलोपीदीन को सज़ा से बचाने के लिए शीघ्र ही तत्परता से बहुत जल्दी से वकीलों की एक फ़ौज तैयार कर ली गई, एक सेना तैयार कर ली गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध शुरू हो गया। धर्म की तरफ कौन था? वंशीधर। और धन का युद्ध यानी कि आलोपीदीन। वंशीधर चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसके पास सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था, ना कोई गवाह थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ नज़र आ रहा था। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि आलोपीदीन को पता था कि मैंने कुछ भी पैसों में देकर अपना छूट जाना है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। न्याय का दरबार क्या था? अदालत थी। और अदालत के कर्मचारी कैसे थे? उन पर तो पैसे का नशा था। पैसा देख फेंक, तमाशा देख। आलोपीदीन ने यही किया। और पैसा मिलने के पश्चात वो कर्मचारी कुछ नहीं देखते थे। सच्चाई गई भाड़ में। वो कुछ नहीं देखते थे। वो पक्षपात, चाहे वो किसी के पक्ष में न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं देखते थे। जहाँ पक्षपात वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ पैसा बोलता है वहाँ तो पक्षपात होगा ही होगा। तो वहाँ न्याय तो देखा ही नहीं जा सकता। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में क्या लिखा था वो बताते हैं। ये देखो किस तरह से जो अधिकारी लोग होते हैं टेबल के नीचे से रिश्वत पकड़ लेते हैं और फिर वो न्याय करते हैं। पंडित आलोपीदीन, मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा? वो भी पैसे का पीर था, उसने भी रिश्वत ली हुई थी। तो उसने क्या कहा? पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और निराधार हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। भारी यानी कि बहुत इज्जत वाले, बहुत पैसे वाले आदमी है। भारी मतलब ये नहीं है कि मोटा तगड़ा है, यानी कि बहुत इज्जत वाले, बहुत बड़े व्यापारी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। हाँ, अब वकीलों की और मजिस्ट्रेट की क्या ये स्टेटमेंट है कि आलोपीदीन जैसा इतना बड़ा व्यापारी थोड़े से पैसे के लिए इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, नमक को छुपाने जैसा कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का भी दोष अधिक नहीं है। अब क्या कहना चाहते हैं दूसरी तरफ कि इसका दोष अधिक नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन बड़े यह खेद की बात है कि विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विचारहीनता यानी कि वंशीधर के विचार ठीक नहीं है, इसलिए एक भले मानुष को, एक अच्छे आदमी को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वकीलों ने यह फैसला सुना तो बहुत खुश हो गए। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसे बरी कर दिया था। निकले और पैसों की बारिश उन पर कर दी। किस पर कर दी? जिन लोगों ने उसे अदालत से छुड़वाया था। उदारता के सागर ने अदालत की नींव तक को हिला दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उसके ऊपर व्यंग्य बाण की वर्षा कर रहे थे। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको अपमानित कर रहे थे, उस पर व्यंग्य कर रहे थे कि लो और इसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार का नतीजा देख लिया।
कदाचित इस मुकदमे में असफल होकर इस तरह से रौब से न चलते तो क्या करते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। वंशीधर को एक विचित्र अनुभव हुआ जिसे उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या हुआ, उसे उनकी पढ़ाई, जो सारी जितनी पढ़ाई उन्होंने की थी वो सारी असफल नज़र आ रही थी, वो सब गलत नज़र आ रही थी। न्याय और विद्वत्ता की लंबी लंबी उपाधियाँ, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। यानी का वंशीधर किसी और ही दुनिया में जी रहा था, इस दुनिया का तो उसे अनुमान ही नहीं था। आज उसे मालूम हुआ कि जो न्याय और विद्वत्ता, जो न्याय करने वाले लोग हैं, जिन्होंने लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रखी हैं, ढीले चोगे एक बहुत बड़ा ऐसे लंबा काला कोट होता है जो कि वकील धारण करते हैं। तो वो वंशीधर की नज़र में आज ये सारे लोग जो थे निरादर का पात्र बन गए थे। उसे बहुत गलानी हो रही थी कि किस तरह के लोग हैं, झूठ को भी सच में बदल दिया और इस तरह के लोग रिश्वत लेकर एक गलत आदमी को भी बरी कर देते हैं। तो उसकी ये नज़रों के सामने उसे अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो अपने आप को गर्व का अनुभव कर रहा था कि मैंने किसी गलत काम में किसी का साथ नहीं दिया है। तो अब तक जो हमने तीसरी वीडियो में पढ़ा है, बच्चों अपनी पुस्तक में से वहाँ तक के पाठ को दोबारा से पढ़िए, उसमें आए मुश्किल शब्दों के अर्थों को याद कीजिए और छोटे प्रश्नों को याद कीजिए। और बाकी का बचा हुआ पाठ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।